नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं संधियों के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए। आपकी अगली संधि है चर्तु संधि। क्योंकि व्यंजन संधियों का एक उपभेद क्या है, अगली जो है वो आपकी चर्तु संधि है। और चर्तु संधि क्या कहती है, इसका सूत्र क्या कहता है, देखते हैं। ये इसका सूत्र है आपका खरीचय। चर्तु संधि का सूत्र क्या है, खरीचय। क्वेश्चन में पूछा जाए कि खरीचय, खरीचय जो सूत्र है वो किस संधि का सूत्र है, तो वो है चर्तु संधि। यह चर्तु संधि का सूत्र क्या है, तो खरीचय। या क्वेश्चन में किसी से भी कैसे भी तरह से पूछ सकता है संधियों को लेकर के। जितनी भी व्यंजन संधियां स्वर संधियां पढ़ाई हैं आपका, जैसे संधि का नाम दे दिया चर्तु संधि, चर्तु संधि से संबंधित है तो वो सूत्र दे देगा खरीचय, झलाम जसोवंत है। इस तरह से अनेक प्रकार के सूत्र आपको ऑप्शन में दे देगा। तो इसलिए जो है इन सूत्रों को हमें संस्कृत में ही क्या करना है, याद करना है। तो अगले देखते हैं चर्तु संधि। और चर्तु संधि क्या कहती है, चर्तु संधि का सूत्र है खरीचय। खरीचय सूत्र क्या कहता है कि खरी झलाम चर इश्यु, अर्थात ये क्या कहता है, ये कहता है कि खरी झलाम चर इश्यु। इसलिए मैं जो यहाँ पर है हिंदी में उसको नहीं समझा रहा हूँ, साथ साथ में जो आपकी जो संधियां हैं, है ना, जो संधियां हैं और संधियों के जो सूत्र हैं और सूत्रों की जो संस्कृत में जो परिभाषा है, जो व्याख्या है, उसको भी संस्कृत में ही लिख रहा हूँ। क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत विषय का जो पेपर है वो पूरा संस्कृत में ही आएगा। इसलिए संस्कृत को हमें पढ़ना है और संस्कृत में ही हमें याद करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि केवल अपने मुख से ही उस का संस्कृत का क्या करते हैं, अनुवाद करके इस क्लास में समझाया जाता है। बाकी की हमें संस्कृत में ही याद करना है। अब चलते हैं चर्तु संधि। चर्तु संधि जो है व्यंजन का ही उपभेद है और इसका सूत्र है खरीच। खरीच सूत्र क्या कहता है कि खरी जलाम चर इश्यु, अर्थात ये कहता है कि खर प्रत्याहार, क्या खर प्रत्याहार परे होने पर, खर प्रत्याहार परे होने पर झलाम यानी झलों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, चर आदेश हो जाता है। यानी खर प्रत्याहार परे होने पर झलाम झलों के स्थान पर चर इश्यु, चर आदेश हो जाता है। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो झल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो आपके प्रत्येक वर्ग के हमारे जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को 5 वर्गों में बांटा है और सभी जानते हैं। तो 5 वर्ग हैं। तो ये क्या कहता है कि जो झल प्रत्याहार है वो झल प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है। यानी झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और शा 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 हा, यह आपका ऊष्म वर्ण, जो 4 ऊष्म वर्ण हैं इनको क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये ऊष्म वर्ण भी इस झल प्रत्याहार में आएंगे। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण और समस्त ऊष्म वर्ण यानी शा 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 हा, इस तरह से। इसी प्रकार से आगे है खर खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और शा सा सा, यानी तीनों प्रकार के जो हैं वो सा हैं वो आते हैं। किस प्रत्याहार में आते हैं, आपके खर प्रत्याहार में। यानी खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा और तीनों प्रकार के सा आएंगे। अब आगे है चर इश्यु, चर हो जाता है। क्या हो जाता है, चर हो जाता है। किसका हो जाता है, झल वर्णों का। और चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो चर प्रत्याहार में जो वर्ण है वो वर्ग का सिर्फ
पहला ही अक्षर आता है, वर्ग का पहला ही अक्षर आता है तथा तीनों प्रकार के जो सा, सा, सा हैं, ये तीनों प्रकार के सा किस में आएंगे? आपके चर प्रत्याहार वर्ग में आएंगे। अब हम इन प्रत्याहारों को तो समझ लिए हैं, अब हम सूत्र की तरफ चलते हैं कि चरतु संधि का सूत्र क्या है? खरीचय। खरीचय सूत्र क्या कहता है कि खरी जलाम चर इशु, अर्थात खर प्रत्याहार परे होने पर, यानी खर प्रत्याहार परे होने पर झलाम झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। झलाम यानी झरों के स्थान पर, यानी इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? चर आदेश हो जाता है, यानी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है ना। तो ये क्या कहता है? खरी, खरी जलाम चर इश्यू, यानी खर प्रत्याहार परे होने पर। इसका मतलब है जो खर प्रत्याहार जब परे हो रहा है, यानी परे का मतलब उधर की साइड में हो रहा है, तो झलाम प्रत्याहार इधर होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए। तो खरी प्रत्याहार परे होने पर, जो खरी प्रत्याहार है वो तो परे है, तो इसका मतलब झलाम जो प्रत्याहार है, यानी झलाम प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो पूर्व में होंगे। तो तभी तो ये सूत्र का अर्थ मतलब समझ में आएगा कि जो आपके खरी झलाम चर इश्यू, जो आपके खर प्रत्याहार हैं, वो खर प्रत्याहार परे होने पर झलाम, जो झलाम वर्ण के, झलाम जो प्रत्याहार के वर्ण हैं वो कैसे हैं? आपके पूर्व में हैं, इसका मतलब। अब उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, तो चर आदेश हो जाता है, यानी प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। तो उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में दिया है उद प्लस थानम, उद प्लस थानम। तो दा क्या है यहाँ पर? आपका झल प्रत्याहार का वर्ण है, यानी तवर का दूसरा वर्ण भी याद आएगा, यानी झल प्रत्याहार में समस्त वर्ण आ रहे हैं, कुल मिलाकर के झल प्रत्याहार में समस्त वर्ण आ रहे हैं। तो अब खर प्रत्याहार में जो वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो ये इधर दूसरा वर्ण है क्या नहीं, पहला वर्ण है या नहीं, ये देखना है। तो ये था जो है, ये तवर्ग का दूसरा वर्ण है, तो इसका मतलब खर प्रत्याहार आ रहा है, बिल्कुल सही है। इधर क्या है? झल प्रत्याहार है। तो सूत्र क्या कहता है? खरीच सूत्र कि खरी, खरी यानी खर प्रत्याहार परे होने पर, यानी ये पहला और दूसरा वर्ग प्रत्याहार जो है ये परे होने पर क्या होता था? झलाम, यानी इनके स्थान पर चर आदेश हो जाता है, यानी इसी वर्ग का क्या हो जाता है? वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, यानी पहला अक्षर हो जाता है। तो उद का दा तवर्ग का है, तो त जो दा दकार है ये किस वर्ग का है? तवर्ग का है। तो तवर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? ता होगा। क्या होगा? ता। तो खरीच सूत्र से दकार को क्या हो जाता, क्या आदेश होगा? तकार आदेश होगा। तो उद प्लस थानम, जब इसका संधियुक्त पद बनाएंगे तो दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा खरीच सूत्र से, तो क्या रूप बनेगा? उत्थानम। क्या बनेगा? उत्थानम। इसी तरह से सद प्लस कार्य, तो सद प्लस कार्य, अब इधर देखना है कि जो आपका कौन सा है? आपका परे, है ना, जो परे, जो पर पद है, यानी जो दूसरा पद है, इसके दूसरे पद के आदि में आपका क्या है कि खर प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं। खर प्रत्याहार का वर्ण का मतलब वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है या नहीं, तभी हम इस झल प्रत्याहार के वर्गों का पहला जो चर प्रत्याहार में बदलेंगे, यानी वर्ग का पहला वर्ण बनेगा। यदि खर प्रत्याहार नहीं है तो इधर की साइड में जो है वो आपका चर प्रत्याहार का वर्ण, यानी वर्ग का पहला वर्ण नहीं बनेगा। तो सद प्लस कार्य, अब इधर क्या है? आपका खर प्रत्याहार का वर्ण है, यानी वर्ग का पहला वर्ण है, और इधर भी क्या है? आपका जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है, यानी आपका वर्ग का, यानी तवर्ग का है दा दूसरा वर्ण है। तो इसको जब संधि करेंगे तो आपका जो तवर्ग है, यानी दवर्ग है, दकार है, ये किस में बदल जाएगा? आपके तकार में बदल जाएगा, यानी तवर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, दकार को किस में बदल जाएगा? तकार में। तो रूप क्या बनेगा? सद प्लस कार्य का रूप क्या बनेगा? सत कार्य। तो इस तरह से ये चरतु संधि है। कुल मिलाकर के चरतु संधि में क्या होता है कि जब हम जो है दो पदों को मिलाते हैं और इधर आपका खर प्रत्याहार है, इधर आपका झल प्रत्याहार है, यानी कोई यानी चारों झल प्रत्याहार में, यानी वर्ग, प्रत्येक वर्ग के चारों वर्ण आते हैं, तो इस प्रकार से यानी सारे वर्णमाला इसमें आ जाती है, लगभग लगभग आपका जो है कुछ अंतःस्थ वर्णों को छोड़ करके।
तो वर्ग का यानी उसी वर्ग का, है ना, पूर्व पद के जो अंतिम पद है उसका यदि आपका वर्ग का पहला वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले वर्ण में आदेश परिवर्तन हो रहा है, तो हमें वहां पर कौन सी संधि समझनी चाहिए? चरतु संधि। यानी चरतु संधि में क्या है कि चरतु संधि का यानी वर्ग का पहला वर्ण में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि सत्कार में कौन सी संधि है, तो सत्कार, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे सद प्लस कार है, तो यहाँ पर जो है दकार के स्थान पर तकार है, तो वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, तो हमें इस वर्ग के पहले वर्ण से ही समझना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी? चरतु संधि होगी। यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? चरतु संधि होगी। यानी जहाँ पर आपका संधि युक्त पद बनाते समय यदि जो है वर्ण है, क्या है, व्यंजन वर्ण है, वो यदि आपका वर्ग का पहला वर्ण रूप धारण कर रहा है, तो वहां पर कौन सी संधि समझनी चाहिए? चरतु संधि समझनी चाहिए। तो चरतु संधि है, चरतु संधि का सूत्र है खरीचय, सीधा सीधा है कि खर प्रत्याहार परे होने पर, यानी खरी झलाम चर इश्यू, यानी खर प्रत्याहार परे होने पर झलाम जल प्रत्याहारों के वर्णों का चर आदेश हो जाता है, यानी वर्ग का पहला वर्ण बन जाता है। तो जहां पर वर्ग का पहला वर्ण संधि युक्त पद बनाते समय हो रहा है, तो समझना चाहिए कि वहां पर कौन सी संधि है? चरतु व्यंजन संधि है। तो इस तरह से ये चरतु संधि है, बहुत ही इसमें नियम कम है और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चरतु संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चरत्व संधि जो कि व्यंजन संधि का उपभेद है, इसको चरत्व संधि व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। इसका सूत्र है खरीचय। खरीचय सूत्र क्या कहता है कि खरी झलाम चरे इश्यू, यानी खर प्रत्याहार परे होने पर झलाम जल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चर इश्यू यानी चर आदेश हो जाता है, यानी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। आगे झल प्रत्याहार कौन कौन से हैं? तो झल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण यानी सा 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 हा, ऊष्म वर्ण, चारों ऊष्म वर्ण और आपके वर्ग के पहले से लेकर के चौथे वर्ण तक। और खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों प्रकार के सा आते हैं। और चर प्रत्याहार में वर्ग का पहला वर्ण आता है और तीनों प्रकार के सा आते हैं। तो ये उदाहरण इस तरह से दिए गए हैं। उद प्लस स्थानम उत्थानम, सद प्लस कार है तो दकार के स्थान पर तकार आदेश हुआ, यानी वर्ग का पहला अक्षर हुआ तो सत्कार है। इसी तरह से यहाँ पर दकार के स्थान पर खरीचय सूत्र से आपका पहला वर्ण हुआ तो उत्थानम आपका शब्द रूप बना। तो ये इस तरह से आपकी चरतु संधि जो व्यंजन संधि है वो यहाँ पर संपन्न होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें। चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो क्लास है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो भी लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम होने वाला है तो उनमें भी आपकी ये संधियां हैं, तो क्योंकि नियम तो वही हैं, सूत्र भी वही हैं, कुछ चेंज तो होगा नहीं। यदि संधि प्रकरण टॉपिक कहीं दिया है तो वो भी आपके काम में आने वाला है। चलिए अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट संधि को लेकर के। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।